हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी एंड वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज जो ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, ये सीटेट एग्ज़ाम को लेकर उसका जो सीडीपी का पोर्शन है, उसका जो जितने भी लास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, हम एक एक करके वन बाय वन उसमें जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन आए हैं उस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका जुलाई 2024 में कंडक्ट हुआ जो एग्ज़ाम है आपका, ये वहाँ से सीडीपी के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप पहले और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने के लिए अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। वीडियो को बीच में पॉज कर लो, जैसे भी आपको करना है। क्वेश्चन पढ़ना है, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, इसके ऑप्शन पढ़ने हैं, पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं हो पाता है सॉल्व, ठीक है, अगर आपने सॉल्व भी कर लिया है, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना, तो आपको साथ के साथ आंसर भी पता चल जाएगा और साथ के साथ वो किस थ्योरी से रिलेटेड है, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मैं कोशिश करूंगी पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, या जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद अप्लाई कैसे कर रहा है, हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियल या फिर किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि PYQs निकालो और सबसे पहले वो करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये सीरीज है, जितने भी क्वेश्चन आज अटेम्प्ट हो पाएंगे, इसके आगे फर्दर मैं दूसरा पहला पेपर 1 है ये, उसके बाद पेपर 2 के भी ऐसे एग्जाम के क्वेश्चन कराए जाएंगे। देन हम उसके बाद जो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के सारे सीडीपी का पोर्शन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलो ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। दोनों भाषाओं में आपके सामने क्वेश्चन है, जो भी भाषा आपके भाषा आपको सुटेबल लगे उसमें क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। ठीक है, इन्होंने बोला कि कौन सा इनमें से ऑप्शन सपोर्ट करता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को। जैसे आपने पढ़ा होगा CCE, हम बोलते हैं CCE। ठीक है, CCE क्या होता है? जिसके अंदर बच्चे का कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पूरे साल भर अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो, बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस पोर्टफोलियो, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, देखो, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जो हम अचीवमेंट पढ़ते हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट इंटेलिजेंस की थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाता है। तो बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो या ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। देखो, बेस्ट वर्क में सिर्फ बेस्ट वर्क होगा, ठीक है, लेकिन बच्चे ने कहां से कहां ग्रो करी है, इट मीन्स फर्स्ट टाइम उसने कोई चीज अटेम्प्ट करी, वो भी चीज रिकॉर्ड में रखी जाए। उसके बाद उसने जब बाद में स्पाइरल करिकुलम चलता है, उसके बाद जब दोबारा कोई चीज कनेक्ट करा के कुछ और एक्टिविटी कराई जा रही है, उसमें उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो हम देख पाएंगे ना कि पहले परफॉर्मेंस यहाँ थी, उसके बाद वो इंक्रीज होकर यहाँ, इट मीन्स लर्निंग हुई है। तो हम इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस, के बच्चे की कितना ग्रोथ कर रहा है, कितनी लर्निंग हुई है, वो प्रोग्रेस का पोर्टफोलियो आपको बताएगा क्या, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बच्चे ने कहां से कहां ग्रो किया है, कहां से कहां लर्न किया है। ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो इसको। अच्छा, अब ये वाला जो मैंने आपको सीटेट का जब सिलेबस भी बताया था, डिस्कस किया था, सीडीपी का जो सिलेबस है, उसमें मैंने बताया था कि जो नया पोर्शन, जो एक नई एक क्वेश्चन का मेथड जो है पूछने का ऐड हुआ है, वो ये है असर्शन एंड रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे तो ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा किसको सपोर्ट कर रहा है, कि रिलेट कर रहा है। ठीक है ना। देखो, असर्शन क्या है, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। टीचर को अपनी एटीट्यूड पे, अपने बायसेस पे प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा एटीट्यूड या बायस, कोई वो बायस्ड फॉर्म में कोई क्लासरूम में बिहेवियर तो शो नहीं कर रही है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्स्डनेस। फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या होती है? फंक्शनल फिक्सनेस ये होती है कि जब हम एक चीज को एक ही तरीके से बार बार करते रहते हैं, तो हमें सिर्फ वही तरीका पता होता है, हम मल्टीपल वे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, और वो चीज हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में रुकावट डालती है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग का और टीचर का जो एटीट्यूड है उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। तो जो असर्शन है वो भी करेक्ट है, रीजनिंग जो है वो भी करेक्ट है। अब ऑप्शन में देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा सेकंड। दोनों ट्रू है, बट आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको अप्रोच करने असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3. While talking about her poor marks in mathematics, Avi says, I just don't have the sense of numbers. Avi is attributing his performance to. अपने मैथ्स के मार्क्स बताते हुए अभी ये कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है. तो वो क्या है, ठीक है, वो कौन सा एट्रीब्यूट किसको ठहरा रहा है, किसको अपना कारण ठहरा रहा है, अपनी इनएबिलिटी का. ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या है, लक, टास्क डिफिकल्टी, लैक ऑफ एफर्ट एंड लैक ऑफ एबिलिटी. वो खुद को कह रहा है कि मुझे क्या है, अंकों की समझ नहीं है. आई डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर. इट मीन्स वो खुद को इसके लिए क्या रीजन बता रहा है. तो क्या है, इट मीन्स फोर्थ, लैक ऑफ एबिलिटी. उसके अंदर नंबरों के साथ खेलने का या समझ होने का, अंडरस्टैंडिंग होने का क्षमता नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4. पढ़ो क्वेश्चन. According to the Vygotsky theory, which of the following is recommended approach in order to optimize student learning experience? ठीक है ना, वाइगॉत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को अगर आप ये रिकमेंड अप्रोच कोई ले रहे हो जिसमें आप ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, बेहतर बनाने के लिए. ठीक है, अब क्या है ऑप्शंस, क्या है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर उसकी करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से रिलेट ही नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज पहले बच्चे की टेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे फर्दर उसी से कॉन्सेप्ट से रिलेट करके पढ़ाते हैं. रिलेट ही नहीं कर रहा है तो फिर अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कराओगे. ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग with appropriate support and guidance. ठीक है, providing no support to student and leaving them to struggle on their own and providing student with work that they have managed and complete individually. देखो इंडिविजुअली करेगा तो एज अ टीचर आपने क्या सपोर्ट किया, आपने क्या फैसिलिटेट किया, ये नहीं हो सकता. उसके बाद नो सपोर्ट, अगर सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं करा रहे इट मींस टीचर एज अ गाइडेड या फिर फैसिलिटेटर काम नहीं कर रहे. अब बच्चा कौन सा, ऊपर वाला हमने पहले करंट चीजों से रिलेटेड नहीं है तो ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी कैसे होगी. बच्चा हमारे पास सेकंड ऑप्शन देखो, बियॉन्ड देयर करंट लेवल, जिस लेवल पे वो अभी है उसके बियॉन्ड हमें लेके जाना तभी तो लर्निंग होगी. ठीक है, लेवल को चेक करते हुए, इसीलिए हम प्रायर नॉलेज बच्चे की टेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे जो उनको कॉन्सेप्ट आता है उसी से रिलेट करा के उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और फर्दर लेके जाते हैं. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, जिस जो कि टीचर की सपोर्ट एंड गाइडेंस के थ्रू होता है. वाइगॉत्स्की ने एक कॉन्सेप्ट दिया भी है, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि वो जोन जिसमें बच्चा प्रोक्सीमेटली इतना डेवलप कर सकता है, इस लेवल पे वो है और टीचर की गाइडेंस एंड फैसिलिटेशन के साथ साथ वो इस लेवल से इस लेवल तक जा सकता है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर. इसी को ही बारे में वाइगॉत्स्की ने अपनी थ्योरी में ZPD की बात करी जो दिया है कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो. Which of the following statement best describe the role of teacher in progressive education? Progressive education जो आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम हमारे स्कूल में चल रहा है वो कौन सा है, अप्रोच, प्रोग्रेसिव एजुकेशन अप्रोच. ठीक है, प्रोग्रेसिव यानी कि बच्चा थ्रू आउट द ईयर पूरा लर्निंग कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है. ठीक है, उसमें स्टेटमेंट रोल ऑफ टीचर को देखो, टीचर का क्या रोल है, द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज. क्या टीचर इज प्राइमरी सोर्स, एक प्राथमिक स्रोत है. Teacher serves as a facilitator and the teacher implements the prescribed curriculum as it is and the teacher leaves the child on their own to work independently. देखो बच्चा खुद करके सीखता है, पियाजे भी कहते हैं चाइल्ड कंस्ट्रक्ट ऑन देयर ओन. ठीक है, देयर नॉलेज, बट ऐसा नहीं है कि उसको गाइडेंस एंड फैसिलिटेशन ना दिया जाए तो फिर तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा ना कि कहाँ जाना है, कैसे करना है कोई चीज़ें. तो इसलिए विदाउट फैसिलिटेशन इंडिपेंडेंट हमें नहीं छोड़ना है. करिकुलम जैसा है वैसे का वैसे ही टीचर सिर्फ करवा रही है तो उसमें भी कोई प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं हो गई. ठीक है ना, आपने कुछ ऐड ऑन नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई, चीज़ों को कनेक्ट करके आउटसाइड स्कूल को कनेक्ट कराना होता है इनसाइड जो स्कूल के इनसाइड स्कूल वाली लाइफ के साथ. ठीक है ना, टीचर सर्व एज फैसिलिटेटर, इसका ऑप्शन ये होगा क्योंकि टीचर को कैसा एज अ फैसिलिटेटर, जैसे कि हमारा NCF भी रिकमेंड करता है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर क्लासरूम में काम करते हैं, जो टीचर बच्चों को जिस भी लेवल पे वो फैसिलिटेट करके उसकी प्रोग्रेस करवाते हैं. ठीक है, बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 6.
गार्डनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट्स दैट, गार्डनर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी जिसको जो उन्होंने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की। क्या है इसके अंदर, उन्होंने 7, 8, 9, अब ये प्रपोजल जो चल रहा है, उन्होंने इतने टाइप की इंटेलिजेंस बताई है कि इस फील्ड में इस तरीके से मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, जिसके अंदर जो सा एस्पेक्ट पाया जाता है उसके अंदर उसी तरीके की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है क्वेश्चन, इम्प्लीकेट दैट, क्या इंप्लाइज करता है, एवरीवन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द सेम वे, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस की हम क्यों बात करते हैं, हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर किसी के पास अपने स्कीमाज होते हैं, वो कोई भी नॉलेज या डाटा हमारे पास आता है उसके साथ कनेक्ट करके सीखता है। ठीक है, तो सबके लिए पूरा वर्ल्ड एक जैसा है ही नहीं, ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स, हाँ डिफरेंट एबिलिटीज होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस हैज ओनली वन डायमेंशन, नहीं, थ्योरी ही मल्टीपल इंटेलिजेंस की है तो वन डायमेंशन तो है ही नहीं। इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग, और इंटेलिजेंस सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग भी नहीं है। तो इंटेलिजेंस क्या है, जैसे कि मैंने ह्यूमन बीइंग डिफर इन देयर एबिलिटी इन डिफरेंट डोमेन्स, अलग डोमेन्स में अलग अलग क्षमताएं हैं, किसी के कोई डोमेन अच्छा है, किसी का कोई डोमेन अच्छा है। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में गार्डनर की थ्योरी ने डिफरेंट एबिलिटीज की ही बात करी है। ठीक है, तो आंसर इज सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following sequence of representation of concept is in accordance with children gradual development of cognitive ability, क्या बोला इन्होंने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस आपको बताना है कि जब बच्चा चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, इट मीन्स उनका बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव एबिलिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो किस सीक्वेंस में होता है। देखो किसने बात करी है, प्याजे ने बात करी है डेवलपमेंट कॉग्निशन के बारे में, तो वो बताते हैं सेंसरी के स्टेज में, सबसे पहली स्टेज में सेंसरी में क्या, सेंसेस के थ्रू बच्चा सीख रहा है। सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल में बच्चा क्या कर रहा है, कुछ लॉजिक नहीं लगा पाता, लेकिन अगर उसको कॉन्क्रीट चीज में कॉन्क्रीट मतलब लॉजिकल नहीं होता है बच्चा और ऑपरेशन नहीं लगा पा रहा है, तो उसको अपनी आंखों के सामने भी कोई चीज ऐसे दिखाई जाए तो लॉजिक लगा के वो उनमें हेर फेर नहीं कर सकता है। उसके बाद है कॉन्क्रीट स्टेज, कॉन्क्रीट के अंदर कि लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है लेकिन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और फॉर्मल में क्या होता है, लॉजिक लगेंगे लेकिन एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन में भी वो चीजों को इमेजिन करके भी कर सकता है। तो इसी तरीके से सीरीज जो होगी तो पहले क्या हो रहा है, बच्चा एक्शन बेस्ड चीजें करता है, उसके बाद जब उसको इमेजेस दिखा दी जाएंगी उसके थ्रू सीख जाएगा, और उसके बाद सिंबल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद सिंबल फॉर्म में जैसे मैथमेटिक्स हम कराने लगते हैं, पहले आप उनको पेबल्स के साथ एडिशन वगैरह कराओ, उसके बाद उनको लेके आओ फॉर्मल तरीके से कि 4 पेबल है हमारे पास +2, क्योंकि मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, फॉर्मल तरीके से कब आएगा, जब वो स्टेज पे पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहले बच्चा एक्शन से सीखता है, उसके बाद इमेज बेस्ड पे, और उसके बाद सिंबल फॉर्म में। ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पढ़ो उसको क्वेश्चन को, ये अगेन असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, वेरी करेक्ट, क्योंकि हमारा इमोशनल सपोर्ट बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, इमोशन एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वे, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अगर इमोशनली बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। इट मीन्स इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो अब जो पहले स्टेटमेंट बोला गया है टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, इसीलिए टीचर को क्या बोला जाता है कि इमोशनल सपोर्ट भी अगर बच्चे को रिक्वायर्ड है तो वो प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों आपस में इंटर रिलेटेड, आप अलग नहीं कर सकते। अगर बच्चा इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है तो लर्निंग नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्यों इसलिए हमें टीचर को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Option 1 is correct. समझे, देखो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो डेवलपमेंट से रिलेटेड जब शुरुआत करते हो सीडीपी पढ़ना तो डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेते हो, तो आई थिंक जो टर्मिनोलॉजीज डेवलपमेंट के लिए यूज होती है वो सिंपल टर्मिनोलॉजीज भी इसके अंदर यूज की गई है, तो आप समझ जाओगे। देखो डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं आप जानते हो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है ना, वो कंटिन्यूअस चलता है।
पियाजे ने जो थ्योरी दी है उनका ग्राफ ऐसे जा रहा है ना डेवलपमेंट का स्टेजेस में, तो जितने भी स्टेजेस वाली थ्योरीज हैं उनमें सबसे पहला क्रिटिक यही है कि वो बताते हैं कि डेवलपमेंट स्टेजेस में हो रहा है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है नहीं, ठीक है ना, डेवलपमेंट क्या एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और उन्होंने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, डेवलपमेंट अकर इन स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर, ठीक है, और डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक आपका जाता है जनरली, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे को चीजें, जैसे कि अभी हमने देखा ना कि बच्चे का इमोशनल एस्पेक्ट उसके कॉग्निशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट होता तो इमोशनली बच्चा सेटिस्फाइड है या नहीं है तो उसका कॉग्निशन सही तरीके से काम करता और वो कॉन्सेप्ट को लर्न करता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल मैनर में होता है जो कि लीनियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू, वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे अपना बिहेवियर कैसे रेगुलेट करते हैं। देखो वाइगॉत्स्की एंड पियाजे की थ्योरी तो ऐसी है जो पता चल जाता है कि दो कंट्रास्ट वे में है, जिस चीज के बारे में पियाजे बात करते हैं वाइगॉत्स्की उसके अलावा बात करते हैं, और वाइगॉत्स्की जिसके बारे में बात करते हैं पियाजे उसके अलावा बात करते हैं, ठीक है। तो वाइगॉत्स्की की थ्योरी में उन्होंने क्या बोला है कि बच्चा अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है कैसे, प्रोसेस ऑफ एडेप्शन, यूज ऑफ इनर स्पीच, प्रोसेस ऑफ इक्लिब्रेशन एंड यूज ऑफ सेल्फ रेनफोर्समेंट। अगर आपने थ्योरी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा अडेप्टेशन, इक्लिब्रेशन एंड एसिमिलेशन, ये शब्द किसने यूज किए हैं, ये पियाजे के शब्द हैं, ठीक है, अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए। यूज ऑफ इनर स्पीच वाइगॉत्स्की का दिया हुआ है, ठीक है, और सेल्फ रेनफोर्समेंट का यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है। तो बच्चा अपने बिहेवियर को कैसे रेगुलेट कर रहा है, खुद से बात करके। हम भी तो आज तक भी अपने आप को बिहेवियर को, बहुत बार कोई प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं अपने ही अंदर अंदर अपने आप से बात करते हैं, तो वही होता है यूज ऑफ इनर स्पीच, ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। Which pedagogical approach should be adopted by teacher who firmly believe in constructivism to teach the concept of floating and sink to the class 5th child? देखो 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि टीचर यूज कर रहा है कोई अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म आपकी अप्रोच है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है फ्लोटिंग एंड सिंक, और क्लास 5th है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को आप कौन सी अप्रोच या पेडागोजिकल अप्रोच आप अप्लाई करोगे। देखो लेक्चर मेथड, शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, शोइंग वीडियो एंड गाइडेड डिस्कवरी, ठीक है। सॉरी, लेक्चर मेथड आप किसके लिए, हायर लेवल में हम यूज करते हैं, बच्चों के साथ लेक्चर मेथड आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि 5th क्लास के बच्चे इतने बड़े भी नहीं है, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे ही अभी। तो लेक्चर मेथड के थ्रू क्या होता है कि बच्चा अपनी इतनी देर तक अटेंशन नहीं दे पाता है, तो इसलिए उनको आप लेक्चर मेथड से नहीं करा सकते, तो ये तो नहीं होगा। शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड शोइंग वीडियोस, ये दोनों एक चीज एक ही होगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप रिटन फॉर्म में दिखा रहे हो या पिक्चर्स दिखा रहे हो, फिर उसमें वीडियोस चला के दिखा रहे हो, आप कोई चीज शो कर रहे हो तो बच्चा देख के कर रहा है, ये दोनों सिमिलर है। उसके बाद है गाइडेड डिस्कवरी, बच्चा अपने आप में क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, खुद डिस्कवर करके सीखता है, तो अगर उसको गाइडेड डिस्कवरी यानी कि टीचर गाइड करके उसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कहे कि आप ऐसे करके देखना, किसी सामान, हल्के सामान को लेना कि फ्लॉट करता है कि नहीं करता, फिर थोड़ा हैवी सामान को लेके देखना कि फ्लॉट करता है कि नहीं करता, तो बच्चा खुद से जब ट्राई करेगा और उसमें कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है कि कुछ में कुछ डेंजर होगा, सीधा पानी के अंदर कुछ चीजों को सामान इकट्ठा करना है, कुछ चीजों को उसमें डालकर देखना है कि फ्लॉट करता है, सिंक करता है, तो उस चीज से बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और बच्चा उसको खुद करके सीख रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है, वो भी गाइडेड टीचर के अकॉर्डिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन, गाइडेड डिस्कवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट और होना और ना होना, बहुत ही आपको केयरफुल होकर क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसको समझना है। इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, इट मींस मीनिंगफुल लर्निंग के लिए इफेक्टिव टेक्निक कौन कौन सी होगी, हमें जो नहीं होगी वो पहचाननी है। तो ऑप्शन में जो होंगी वो ज्यादा मिलेंगी, जो नहीं होगी वो एक ही होगी और वही आंसर होगा, ठीक है। रोट रिहर्सल, निमोनिक्स,
elaborative rehearsal